लंबे समय से रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अब खत्म करने की तैयारी चल रही है। पीस समिट के दौरान यह माना जा रहा है कि 90 देश जो शामिल हुए हैं, हालांकि 160 देशों को न्योता भेजा गया था, वो कुछ ना कुछ हल इस पर निकालेंगे और सबसे ज्यादा उम्मीदें भारत पर टिकी हुई हैं। जेलेंस्की बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका स्वागत है। मेजर जनरल जे.के. बंसल जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर आपका भी स्वागत है। शुरुआत जे.के. बंसल जी आप ही से। ये जो पीस समिट हो रही है, हालांकि रूस को इसमें न्योता नहीं मिला, तो ये भी बातें उठ रही हैं कि केवल एक तरफा पीस समिट करने से क्या युद्ध विराम हो जाएगा या कोई प्रस्ताव इस पर निकल पाएगा? देखिए, युद्ध विराम तो इससे नहीं होगा, लेकिन जो एक ओपिनियन बनेगा उसके बेस पर जो यूक्रेन ने कहा है कि दोबारा वो एक प्रपोजल भेजेंगे रशिया के पास में। जी। अभी जो शर्तें दोनों की हैं, एक मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पहले ही इस बात को कहा था युद्ध के प्रारंभ में ही, और पुतिन साहब के मीटिंग में बोला था कि युद्ध का समय नहीं है और डेवलपमेंट का समय है, युद्ध से कोई फल नहीं निकलता। एक दुखद और सच्चाई ये है कि जो युद्ध के अंदर में जवान लड़ते हैं, सैनिक लड़ते हैं, वो एक दूसरे को जानते नहीं, वो एक दूसरे से घृणा नहीं करते, फिर भी एक दूसरे को मारते हैं। वो किस लिए मारते हैं कि जो अपोजिट खेमे के जो लीडरान हैं, जो नेता हैं, उनके डिसीजन की वजह से। वो नेता एक दूसरे को जो जानते भी हैं, एक दूसरे से हेट भी करते हैं, फिर भी एक दूसरे को नहीं मारते और युद्ध के बाद में एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं। तो हर युद्ध का जो एक अंत बातचीत से होता है और इसका अंत भी बातचीत से होगा। इस युद्ध में जो अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी की बात को पहले मान लिया जाता और ये युद्ध आगे नहीं बढ़ता तो दोनों को ही फायदा था। अब दोनों को ही काफी लॉस हो चुका है और ये कहां तक जाएगा, क्योंकि अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नेटो है, अमेरिका है, उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। दोबारा जो जेलेंस्की के पास हथियार भेज दिए हैं, उनको फ्रीडम दे दी गई है कि आप जो है रूस के अंदर में अटैक करिए और 50 लाख जो 50 बिलियन डॉलर हैं, 50 बिलियन डॉलर्स दे दिए गए हैं, सैंक्शन कर दिए गए हैं यूक्रेन के लिए, जिसको जो रशिया के एसेट्स जब्त किए हैं उसमें से वर्ल्ड ओवर जो रशिया के एसेट्स हैं उनका जो इंटरेस्ट होगा उससे उसको भरपूर भरपाई की जाएगी। और अमेरिका ने 10 साल की गारंटी दे दिया है कि हम जो और जो उन्होंने करार किया है कि 10 साल तक हम यूक्रेन का एक प्रोटेक्शन देंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि युद्ध जल्दी समाप्त नहीं होगा। और बात यह है कि नुकसान रशिया को भी इसमें है। वो कहा जाता है कि उनके 3 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए, उनके जो अंदर में काफ़ी उनके युद्धपोत एयरक्राफ्ट उनको भी डैमेज किया है, उनकी जनता के ऊपर में भी अटैक हुआ है। तो पुतिन को भी इस चीज़ का रियलाइज हो गया है अभी रशिया को कि अभी युद्ध विराम से ही शांति होगी। हालांकि जो उन्होंने शर्तें रखी हैं वो इंटरनेशनली किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होंगी कि जो कहा है कि बिल्कुल यूरोपीय देशों के जो सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं इस पीस समिट में, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है जो प्रस्ताव सीज फायर को लेकर पुतिन की ओर से दिया गया था। संजीव जी, पुतिन लगातार सख्ती दिखा रहे हैं, हालांकि जो शर्तें उन्होंने रखी हैं वो भी नामंजूर कर ली गई हैं, क्योंकि शर्तें ऐसी हैं कि आप अपनी सेना को हटा दीजिए, यूक्रेन के लिए कहा जा रहा है, जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्हें भी हटा दीजिए। इसीलिए उनके इस प्रस्ताव को केवल दिखावा या झूठा फरेब कहने की कोशिश की जा रही है तमाम देशों की ओर से। इसकी निंदा भी की गई है, जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा है और ऋषि सुनक भी कह चुके हैं कि रूस का जो इस वक्त रवैया है और जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया इसके जरिए तो कोई हल नहीं निकलेगा। देखिए वंदना जी, ये अवश्य है कि इस स्विट्जरलैंड में आयोजित पीस समिट का कोई बड़ा आउटकम निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें रशिया शामिल नहीं है और जाहिर है कि जो दो वारिंग पार्टीज जब तक नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आएंगी तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। लेकिन जिसको कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कम से कम इसमें ये हुआ है कि यूक्रेन अब जो है वार्ता और शांति की बात कर रहा है, वहीं रशिया की तरफ से भी एक प्रपोजल आया है। तो ये जो यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि ये शांति की दिशा में पहला कदम है, ये मेरा भी ऐसा मानना है कि एक भले से इसका कोई बड़ा आउटकम ना निकले, लेकिन ये एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है और आने वाले समय में इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं वो और लिए जा सकते हैं। अभी हमने देखा कि जब ये पीस समिट की शुरुआत होने वाली थी उसके पहले रशिया की तरफ से भी एक प्रस्ताव आ गया। हालांकि रशिया के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है वो यूक्रेन को बिल्कुल भी अस्वीकार्य है और यूरोपीय राष्ट्रों
चाहे वो नेटो और अमेरिका हो, उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया जिस तरीके से कह रहा है कि वो 4 प्रोविंसेस में यूक्रेन अपना दावा छोड़ दे, उसे रशिया को सौंप दे, और क्रीमिया के बारे में भी वो किसी तरीके का जो दावा छोड़ दे। वहीं यूक्रेन की तरफ से जो उनके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से जो 10 पॉइंट्स का जो प्रपोजल रखा गया है इस समिट में, उसमें वो यूक्रेन रशिया के जो 2014 के जो बॉर्डर का रेस्टोरेशन चाहते हैं, जाहिर है कि वो क्रीमिया को भी वापस लेना चाहते हैं, जो रशिया को जी। मंजूर नहीं होगा। और तो ये जो अस्वीकार्य शर्तें हैं, वो ऐसी शर्तें हैं कि जो कि एक्सट्रीम पोजीशंस की शर्तें हैं, और इस वजह से इसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम अब दोनों तरफ से, दोनों साइड की तरफ से एक वार्ता की जो बात कही जा रही है, जी। बस यही एक इसमें सकारात्मक पॉइंट है, और जिसके की आधार पर आने वाले समय में कुछ और भी पहल हो सकती है और उसके जी। शांति का रास्ता निकल सकता है। क्योंकि ये बिल्कुल। युद्ध आप देखिए 2 वर्षों से भी ज्यादा लंबा समय, लगभग 2.5 वर्षों का हो चुका है। लेकिन एक सच्चाई इस युद्ध की ये है वंदना जी, कि ये जो युद्ध है, ये वास्तविक रूप से देखें तो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध नहीं है। हाँ। ये युद्ध परोक्ष रूप से जो महाशक्तियां लड़ रही हैं, यूक्रेन के कंधों पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। वास्तविक रूप से देखें तो ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। रशिया एक तरफ है, वहीं बिल्कुल पश्चिमी देशों का जैसे सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है, और अब जो ये पीस समिट हो रही है इसके जरिए भी हल निकालने की कोशिश की जाएगी जय के बंसल जी। लेकिन सबसे ज्यादा जेलेंस्की को उम्मीदें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं। अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों की मुलाकात हुई थी, और अब क्योंकि भारत का डेलीगेशन भी समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है, भारत को भी इन्वाइट किया गया था, क्या पुतिन और जेलेंस्की के बीच इस गतिरोध को भारत रोकने में कामयाब हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो उस हद तक कामयाब हो पाएगी, वहां तक पहुंचेगी? देखिए, जब मैंने जैसे पहले कहा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ये बयान दिया था और पुतिन साहब को कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, तो उसका पूरे वर्ल्ड में बहुत वेलकम हुआ था, और यूएसए ने भी इसको बहुत सराहा था। लेकिन ये एक समझाने वाली बात है, जब किसी देश के इंटरेस्ट या जो उनके लीडरान की जो एक अपने मन की जो बातें हैं जो उनके दिमाग में हैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे भारत कितना भी कोशिश कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। अब ये बताइए, जब जब रशिया ये सोचे बैठा हुआ है कि उनको 4 प्रांत मिल जाएं और नाटो में भी वो जो है सम्मिलित नहीं हो, जबकि यूक्रेन ये सोचे बैठा है कि वो हमारे जो 4 प्रांत हैं उसको तो दूर रहा, हमको जो क्रीमिया भी दे दें और हम नाटो में भी रहेंगे। जो इसका सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो पहले स्थिति थी वही रहे, और यूक्रेन को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए कि वो नाटो में सम्मिलित ना हो, और नाटो में उसको सम्मिलित यूक्रेन को नाटो कर भी नहीं रहा। जिनको करना था स्वीडन को और स्वीडन को और फिनलैंड को विद इन नो टाइम उनको सम्मिलित कर लिया गया, जबकि यूक्रेन काफी 5-7 साल से ट्राई कर रहा है कि उनको सम्मिलित कर लिया जाए, और कोई भी पहल इस चीज में नहीं हुई है। तो यूक्रेन को ये जिद छोड़ करके, अगर ये यूक्रेन ये पहले से ही इस चीज को या इस जिद को नहीं रखते कि हमको नाटो में सम्मिलित होना है, तो शायद रशिया अटैक भी नहीं करता। रशिया को अटैक करने से नाटो बल्कि और मजबूत हो गया। उस समय नाटो बिखरा हुआ था। फ्रांस ने यहाँ तक कहा था कि जो नाटो है वो ब्रेन डेड है। अफगानिस्तान के इंसिडेंट्स के बाद में नाटो का वर्चस्व खत्म हो रहा था। अभी नाटो दोबारा शक्तिशाली हो गया है, तो पुतिन का इरादा भी सिर्फ नाटो को नहीं था, उनका जो एक पूरा जो रशिया को एक जो यूएसएसआर टाइप की जो बाकी कंट्रीज हैं उनको मिलाने का है, तो वो एक था इरादा, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। पहले ये सोचा गया था कि विद इन ए वीक, जब फरवरी 2022 में लड़ाई हुई शुरू, तो उस समय रशिया ने सोचा कि 1 हफ्ते के अंदर या महीने में वो इस युद्ध को जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब तो एक ही तरीका है कि शांति का जो रास्ता अपनाया जाए, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ रहा है। जो एक तरफ हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, जितना ये बारूद बरसता है उससे कितना एनवायरमेंट को डैमेज होता है, तो और फूड की कितनी इनसिक्योरिटी है। जो कुछ कंट्रीज हैं जैसे
अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ एशियाई कंट्री है, वहाँ फूड की बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जो कि युद्ध से जो रशिया नुकसान होता है वो से केवल उन दो देशों के बीच में नहीं होता जिनके बीच युद्ध चल रहा है, बल्कि आसपास के जो देश हैं वो भी प्रभावित होते हैं। दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है ये कब खत्म होगा। 4 जो बड़े क्षेत्र हैं जिस पर कब्जा कर लिया गया है रूस की ओर से, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया, ये वो इलाके हैं जिस पर यूक्रेन चाहता है कि कब्जा छोड़ दे रूस और इसके साथ ही क्रीमिया को भी आज़ाद करे। लेकिन रूस के जो शर्तें हैं संजीव जी, वो यही है कि इन चारों क्षेत्रों से यूक्रेन अपनी सेना को वापस हटा ले और उस पर कब्जा रूस का रहे। देखिए, रूस की ये शर्तें हैं, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि रशिया का जो एग्रेशन यूक्रेन के ऊपर किया गया, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मेरे असेसमेंट के मुताबिक खिलाफ था। और जाहिर है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है, उसकी अपनी विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का उसका सॉवरेन राइट है। और जाहिर है कि ये यूक्रेन अब सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था। लेकिन जिस तरीके से रशिया ने नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर यूक्रेन को शूट करने की कोशिश की, यूक्रेन को जो है बिल्कुल इसके ऊपर हमला ही कर दिया, वो अंतर्राष्ट्रीय मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, जो यूएन चार्टर है, उसका एक वायलेशन था। जो हम एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उसका एक वायलेशन था। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर शांति की स्थापना का सही प्रयास ये होगा कि रशिया जो है अपने जो भी वहाँ पे उसने उन क्षेत्रों पर यूक्रेन की टेरिटरी पर जो अधिकार जमा रखा है, उसको वो वहाँ से खाली करे। और जाहिर है कि यदि ऐसा रशिया करता है, जिसकी की संभावना हालांकि बेहद कम है, और रशिया ऐसा राष्ट्रपति पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी है, और जैसा कि बंसल सर ने कहा कि उनका जो लक्ष्य ये है कि वो सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करना चाहते हैं। उनका रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, वो अति महत्वाकांक्षी व्यवहार कर रहे हैं, और शी जिनपिंग की तरह से ही अति महत्वाकांक्षा उनकी भी है कि वो पीटर द ग्रेट से भी अपनी तुलना कर डालते हैं। वो सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करना बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया उस पर जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा कि एक क्षेत्रीय अधिकारों को जबरन कब्जा करने का मामला है और उस पर रूस की जिस तरह की हरकतें हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही हैं। और उस पर क्या जेके बंसल जी ये समझा जाए, क्योंकि जब 90 देश इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, पीस पर बात कर रहे हैं, युद्ध विराम पर बात कर रहे हैं, तब चीन और पाकिस्तान इससे अलग हो जाते हैं, सऊदी अरब इससे अलग हो जाता है। तो ये जो देश हैं क्या कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से रूस का सपोर्ट कर रहे हैं या उसे बढ़ावा दे रहे हैं, खासतौर से चीन की अगर बात की जाए? बिल्कुल, ये तो बहुत विदित है कि चीन जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, उन्होंने सबने एक ग्रुप बनाया हुआ है। इसी प्रकार के सऊदी अरबिया भी बीच में है। सऊदी अरबिया ने समिट में ज्वाइन किया है। उन्होंने ये बोला है कि जो यूक्रेन है उनको कुछ डिफिकल्ट कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। मतलब वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि कंप्रोमाइज करें, कुछ छोड़ें अपना इराक। इसी तरह से जो कीनिया है उन्होंने भी ये बोला है कि जो सैंक्शन हटा ली जाए। हालांकि एक ये भी बात चल रही है कि नेक्स्ट पीस समिट जो वो सऊदी अरेबिया में हो सकती है। तो पर्दे के पीछे से अभी कुछ दिन से जो एक सऊदी अरेबिया बीच में है, सऊदी अरेबिया जो पहले से यूएसए का एलीज था, अभी इस युद्ध के बाद में जब रशिया ने उनको आउटरीच किया तो उस तरफ, उस खेमे की तरफ जा रहे हैं। तो इससे कुछ देखिए, इनसे इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा उस चीज़ से कि अब रशिया को यूक्रेन कितना डैमेज करता है। जब रशिया को ये लगेगा डैमेज ज़्यादा आ रहा है तो तब वो जो इस चीज़ के लिए एग्री होगा कि हाँ, हम जब उनके कंट्री के अंदर ऊपर में भी अटैक हो रहे हैं तो ये अब डिसाइड होगा कि क्रीमिया पे कितना कब्जा कर सकता है। या अगर यूक्रेन क्रीमिया पे कब्जा कर लेता है और रशिया के अंदर अटैक होते हैं तो रशिया हो सकता है इस चीज को मान ले। रशिया के जो तेवर है वो कब तक नरम पड़ेंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो पीस समिट बुलाई गई है उसमें जेलेंस्की का ये कहना है कि डिप्लोमेसी के जरिए ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे देखना चाहिए कि हम सब मिलकर इसका समाधान निकालें। तो सबकी निगाहें इस पीस समिट पर टिकी हुई है। 2 दिवसीय समिट हो रही है और 90 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने भी अपना डेलीगेशन यहाँ भेजा है। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इस पर जो प्रस्ताव आता है, किस तरह से सहमति बनती है, युद्ध विराम कैसे होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ